हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सिस्टम ऑफ कोनिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला को पूरा कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ कोनिक्स की। सिस्टम ऑफ कोनिक्स, अब जैसा कि नाम से पता चलता है कि सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा कुछ चीज़ होगी। सिस्टम का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा कुछ चीज होने वाली है। और एक से ज़्यादा क्या, सिस्टम ऑफ किसका, कोनिक्स का, मतलब एक से ज़्यादा हमें यहाँ पर कोनिक्स देखने को मिलेंगे। और उनकी प्रॉपर्टी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम निकल के आती है सिस्टम ऑफ कोनिक्स की, वो ये कहती है कि अगर मेरे पास 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और 5 पॉइंट भी कैसे, जिसमें से 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं, तो क्या होगा कि उससे एक ही कोनिक पास कर सकता है, एक ही कोनिक पास कर सकता है बस। एक से ज़्यादा कोनिक वहाँ पर पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है कि 5 पॉइंट दिए गए हैं और 3 पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं। अब नॉन कोलिनियर का मतलब समझने से पहले हम सबसे पहले कोलिनियर का मतलब समझेंगे कि कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया और इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देती हूँ मैं। ये तीनों पॉइंट हमारे पास क्या हैं, कोलिनियर हैं। और नॉन कोलिनियर होने का क्या मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ लाई करे, एक पॉइंट यहाँ लाई करे, एक पॉइंट यहाँ लाई करे। मुझे नहीं पता कहाँ लाई करेंगे, लेकिन वो एक सीधी रेखा में नहीं होंगे, बस इतना हमें पता है। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स एक सीधी रेखा में लाई नहीं करते, तो हमेशा उन 5 पॉइंट से एक ही कोनिक पास करेगा, बस एक ही, एक से ज़्यादा कोनिक पास नहीं कर सकता। ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ कोनिक्स की पहली थ्योरम। मैंने आपको बताया था कि कोनिक की इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये हमारे पास क्या होती है, कोनिक की इक्वेशन होती है। अब इसकी सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम ये कहती है कि जब भी हमारे पास 2 कोनिक दिए जाते हैं और जिसमें से एक की इक्वेशन तो ये है और दूसरे की इक्वेशन हमारे पास मैंने मान लिया कि ये है a1x² प्लस 2h1xy प्लस b1y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 = 0। ये हमारे पास क्या है, दूसरे कोनिक की इक्वेशन है। अब वो पूछता है, ऐसी 2 इक्वेशन दे करके कई बार वो ऐसा पूछ लेता है कि एक ऐसा कोनिक निकालो जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास करता हो, एक ऐसा कोनिक निकालो जो इनकी इंटरसेक्शन से पास करता हो। तो मैं इसको तो S नाम दे देती हूँ और इसको S1 नाम दे देती हूँ। तो एक ऐसा कोनिक जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास करता है, उसकी जो इक्वेशन क्या होगी, हमेशा S प्लस लैम्डा S1 = 0। और ये लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें क्या मिलते रहेंगे, अलग अलग कोनिक मिलते रहेंगे। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोनिक कौन सा होगा, S प्लस लैम्डा S1 = 0। यही थी हमारे पास सेकंड थ्योरम। ये अब आती है हमारे पास थर्ड थ्योरम, जो ये कहती है कि 2 कोनिक दिए गए हों हमारे पास, एक तो S दे दिया और एक S1 दे दिया, तो ये क्या करते हैं, हमेशा 4 ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को बस 4 पॉइंट पे काट सकते हैं, उसके अलावा कहीं और पॉइंट पे नहीं काटेंगे अगर हमारे पास 2 कोनिक दिए गए हैं। तो ये 4 पॉइंट कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, सेम पॉइंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर मान लिया कि ये सारे के सारे पॉइंट अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 कोनिक एक दूसरे को 4 अलग अलग पॉइंट्स पे काटते होंगे। तो इसका डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। तो इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। 2 कोनिक एक दूसरे को 4 पॉइंट पे काटते हैं, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, कॉन्टैक्ट ऑफ 0th ऑर्डर। कॉन्टैक्ट ऑफ 0th ऑर्डर।
अगर हमारे पास दो कोनिक्स दिए गए हैं जो एक दूसरे को 4 पॉइंट पे काटते हैं और चारों पॉइंट एक दूसरे से अलग हैं, तो उस समय मैं क्या बोलती हूँ, कॉन्टैक्ट ऑफ 0th ऑर्डर होगा। अब एक और कोनिक मिलता है हमें, जैसे ये हमारे पास एक कोनिक है और दूसरा कोनिक क्या करेगा, ऐसे इसको काटता हुआ चला जाएगा। ये ए पॉइंट भी यही है हमारे पास और बी पॉइंट भी यही है इस बार, और ये हमारे पास क्या है, सी पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, डी पॉइंट है। अगर दो कोनिक एक दूसरे को 4 पॉइंट पे काटते हैं और 2 पॉइंट सेम हो जाते हैं और 2 पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बोलूँगी, कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है इस तरीके की कि ए बी तो यहाँ पर लाई कर जाएं और सी और डी यहाँ पर लाई कर जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बोलूँगी, कॉन्टैक्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर बनेगा, कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर बनेगा। इसमें क्या होगा, हमारे पास 4 पॉइंट पे तो काटेगा लेकिन 2 पॉइंट सेम होंगे और 2 पॉइंट सेम होंगे, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलूँगी, कॉन्टैक्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर। दोबारा से देख लेते हैं, वो क्या कहता है कि अगर 4 पॉइंट पे काटे और चारों पॉइंट अलग अलग हो जाएं, तो उस समय तो क्या बोलूँगी, कॉन्टैक्ट ऑफ द 0th ऑर्डर। अगर 4 पॉइंट पे काटे, 2 पॉइंट तो सेम जगह लाई करें और 2 पॉइंट अलग अलग जगह लाई करें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कॉन्टैक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अगर दो कोनिक एक दूसरे को इस तरीके से काटें कि 2 पॉइंट सेम हो जाएं और दूसरे 2 पॉइंट सेम हो जाएं, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, कॉन्टैक्ट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। अब एक और सिचुएशन आती है जब क्या होता है कि सारे के सारे पॉइंट एक ही जगह पर लाई कर जाते हैं, ए बी सी डी, मतलब चारों के चारों पॉइंट एक ही होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनता है, कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर। मैं समझती हूँ कि आपको ये सारी की सारी फिगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम सिस्टम ऑफ कॉनिक्स की एक और थ्योरम करेंगे जो ये कहती है कि हमारे पास एक तो कोनिक दिया गया है और 2 लाइनें दी गई हैं हमारे पास, जो कोनिक को ए बी सी डी, ये तो हमारे पास कौन सी लाइन है, u = 0, और ये कौन सी लाइन है, v = 0। अगर इस तरीके से काटती हैं और हमारे पास एक कोनिक पास करता है, ऐसा ये डॉटेड हमारे पास क्या है, कोनिक पास करता है, जो इन लाइन की इंटरसेक्शन से और इस कोनिक की इंटरसेक्शन से पास करता है, उसकी हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, s + लैम्डा u v = 0। ये हमारे पास होती है एक ऐसे कोनिक की इक्वेशन जो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के और इस कोनिक के इंटरसेक्शन से पास करता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। तो यही थी हमारे पास सिस्टम ऑफ कोनिक की कुछ थ्योरम्स। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट की। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो फिक्स्ड पॉइंट मानेंगे, इसको क्या नाम दे देंगे, ओ। ये ओ क्या है हमारे पास, पोल। ओ क्या है हमारे पास, पोल। और एक हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड लाइन लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन और पोलर एक्सिस। एक हमने यहाँ पर क्या ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट क्या है कि जिसकी इस पोल से डिस्टेंस हमने क्या मान ली, आर मान ली, और इस इनिशियल लाइन के बीच में और एक ऐसी लाइन जो ओ और पी को कनेक्ट करती है उसके बीच में हमने क्या मान लिया, एंगल थीटा मान लिया। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, आर कोमा थीटा। इनको मैं क्या बोलती हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलती हूँ। अब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा। आर हमारे पास कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये P यहाँ पर रहे तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर ये
P उठ के यहाँ पर आ जाए, मान लिया कि ये P यहाँ पर होता तो हमारे पास R कैसा होता, नेगेटिव होता। और इसी तरीके से ये थीटा भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अगर हम इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो थीटा पॉजिटिव रहेगा। अगर हम इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज चलते हैं तो थीटा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लॉकवाइज चलते हैं तो थीटा कैसा रहेगा, हमारे पास नेगेटिव रहेगा। थीटा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज रहेगा तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये थीटा हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी प्रकार आर भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इस आर कोमा थीटा की वैल्यू, अगर पी की मैं बात करूं तो इस थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये पी रहेगा तो यहीं पे, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट इस थीटा की वजह से अलग अलग हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, थीटा को मान लिया ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं यहाँ से चलती हूँ और एक पूरा राउंड लगा के आ जाती हूँ 2 पाई का, तो क्या होता है कि फिर से यहीं पहुँच जाती हूँ। तो इस केस में भी थीटा यही रहेगा। फिर से एक और राउंड लगा के आती हूँ 4 पाई का, तो फिर से यहीं पहुँच जाऊँगी, फिर से थीटा की वैल्यू यहीं रहेगी। रहेगा तो यहीं, लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है इस थीटा की वजह से। कैसी कैसी हो सकती हैं, आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई, पी आर कोमा थीटा प्लस 3 पाई, पी आर कोमा थीटा प्लस 4 पाई। और इस आर की भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, पी आर माइनस थीटा प्लस, यहाँ पर कोई भी इंटीजर लिख सकती हूँ मैं। तो क्या करूँगी, मैं इसको n नाम दे देती हूँ, जहाँ पर ये n क्या करेगा, हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करेगा, ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि किसी भी p पॉइंट के पोलर में जो कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं, -1 टू द पावर n इंटू r। अगर ये n इवन होगा तो हमारे पास r पॉजिटिव आएगा, अगर ओड होगा तो हमारे पास r कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और थीटा की जगह क्या लिख सकती है, थीटा प्लस माइनस n पाई। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। और सिंपलीफाई और सिंपल तरीके में बिल्कुल हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई कोनिक इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए। तो ये थी हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे इक्वेशन जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर है उसको आर कोमा थीटा के कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।